घर में कुछ लूट-पाट के दौरान एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है जिसका नाम सजनी होता है। उम्र 26 वर्ष। 11 फरवरी 2003 को उसका पति अपना ससुर को फ़ोन करता है और बोलता है कि कोई घर में लुटेरा आया था। लूट-पाट करने के दौरान जब सजनी उस पे विरोध की तो सजनी को मारकर और काफ़ी सारा सामान लूट कर लेकर चले गए। उसके अगले ही दिन सजनी का पति का नाम तरुण होता है। उसके अगले ही दिन तरुण भी गायब हो जाता है। पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी कि यह खेल क्या है। हाँ, तो दोस्तों, पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आज की कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में टोटल 2 सदस्य थे। एक तरुण और तरुण के पत्नी सजनी, दोनों एक साथ ही रहा करते थे। एक दिन अचानक सुबह के वक्त तरुण अपने ससुर को फ़ोन करता है जिसका नाम ओके कृष्णा था। और जैसे ही फ़ोन करता है वैसे तरुण रोते हुए बोलता है कि कुछ लुटेरे आए थे लूट-पाट करने के बाद। जब विरोध की सजनी तो सजनी को जान से मार कर चले गए हैं। फिर तुरंत ही वो कोई कृष्णा अपने परिवार वाले के साथ पहुंचते हैं घर पर और पुलिस को भी खबर किया जाता है। पुलिस भी आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेती है और तरुण से पूछताछ करने लगती है। लेकिन तरुण उस वक्त कुछ बताने के हालत में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, जिस वजह से पुलिस ज़्यादा गहराई से तरुण से पूछताछ नहीं कर पाती है। उसके बाद पुलिस जब घर में देखती है तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस को भी लग रहा था कि कुछ लूट-पाट भी है। इधर ज़्यादा रोने से तरुण का भी तबीयत खराब हो जाता है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। 12 फरवरी को तरुण हॉस्पिटल से गायब हो जाता है। अब जब तरुण गायब होता है तब पुलिस को समझ में आता है कि आखिर तरुण इस तरह से कैसे हॉस्पिटल से गायब हो गया। उसके बाद पुलिस को शक होता है कि तरुण ही अपना पत्नी सजनी को कत्ल करके और लूट-पाट के सहारा लेकर और अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस तरुण को खोजने में लग जाती है, लेकिन करीबन 15-20 दिन पुलिस खूब खोजती है और तरुण को कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर पुलिस इस मामला को गहराई से नहीं लेती है, जिस वजह से तरुण का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 2 साल बीत जाता है, 2003 से 2006 आ जाता है। जब कोई भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी तब सजनी के पापा ओके कृष्णा गुजरात के मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री उस टाइम नरेंद्र मोदी थे। जब नरेंद्र मोदी के कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां जब अपना बेटी के मर्डर के बारे में बताते हैं तो नरेंद्र मोदी तुरंत ही पुलिस अधिकारी से बोलती है कि इस मामला का फिर से ओपन किया जाए और इसमें जो भी कातिल है उसे सज़ा मिले और कातिल को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उसके बाद पुलिस इस मामले को गहराई से लेती है और पुलिस का पहला मुद्दा था कि तरुण को खोजा जाए। तरुण से ही कुछ पता चलेगा कि यह मर्डर कैसे हुआ है। लेकिन तरुण के बारे में बहुत दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तरुण के घर वालों का नंबर का कॉल डिटेल निकाली, लेकिन वैसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिससे तरुण से उसके घर वालों का बात हो रहा हो। फिर पुलिस शहर के 1 लाख कॉल डिटेल को खंगालती है कि इसमें कोई तरुण तो नहीं, लेकिन उससे भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलता है और बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। वक्त आ गया था 2012, लेकिन अभी तक किसी का पता कुछ नहीं चल पा रहा था। फिर गुजरात में एक नया डीसीपी आते हैं जिसका नाम दीपक भट्ट होता है। वह जब इस केस को देखते हैं तो केस को गहराई से लेते हैं और इसे छानबीन करने लगते हैं। सबसे पहले दीपक भट्ट अपना एक टीम बनाते हैं जिसमें एक व्यक्ति को तरुण के माँ अनम्मा एक घर के बगल में ही एक रूम लेकर रहने के लिए बोल देते हैं पड़ोसिन की तरह, और अनम्मा पर ध्यान रखने के लिए बोल देते हैं कि यह किस किस से बात करती है, किस से मिलती है। लेकिन कई दिन तक वहाँ गेस्ट बन के एक व्यक्ति रहता है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आसपास के लोग से वहाँ के पुलिस पूछने लगती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि इसका एक बेटा है जो बेंगलोर में रहता है, उससे बहुत कम मिलती जुलती है और बहुत कम बातचीत करती है। तो फिर पुलिस इस पे गौर करती है और एक दिन पुलिस देखती है कि एक लैंडलाइन नंबर से उस अनम्मा के घर फ़ोन आता है और उस लैंडलाइन नंबर के जब डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि बेंगलोर के एक कंपनी का नंबर है। फिर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और वहाँ तरुण को देखने लगती है। लेकिन उस कंपनी में टोटल 35,000 लोग थे
तरुण को ढूंढने में काफ़ी मुश्किल था, लेकिन पुलिस फिर फ़ोटो का सहारा लेती है और कई लोग को फ़ोटो दिखाती है तो एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ, इस व्यक्ति को हम जानते हैं। जब उस व्यक्ति को पास पुलिस लेके जाती है तो पुलिस उस तस्वीर और उस व्यक्ति को देखकर समझ जाती है। उसके बाद उस दिन तरुण को कुछ भी नहीं बोलती है, पुलिस सीधे चली आती है। जब अगला दिन पुलिस जाती है एक सिविल ड्रेस में और तरुण के सामने वाला कुर्सी पर बैठती है और बोलती है कि हेलो तरुण, तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस जैसा बोलती है वैसे ही तरुण समझ जाता है कि कौन है। 15 साल के दौरान आज तक तरुण को कोई तरुण नहीं बोला था। वह वहाँ नाम चेंज करके रह रहा था, प्रवीण के नाम से रह रहा था। और पुलिस जब हाथ मिलाती है और बोलती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, चलो, तरुण भी समझ जाता है। लेकिन पुलिस को तरुण पूछता है कि यहाँ तक आप पहुँचे कैसे। उसके बाद पुलिस उसे उठाकर गुजरात के पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जब वहाँ पूछताछ होता है तो तरुण अपना जुर्म कबूल कर लेता है, बोलता है हाँ, हम ही सजनी को मारे थे। जब मोटिव पूछती है पुलिस तो वह बताता है कि हम एक लड़की से प्यार किया करते थे, जबरन हमारा शादी सजनी से कराया गया था और हम इस शादी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे। 2002 में तरुण का शादी हुआ था और 2003 में अपना पत्नी का कत्ल करके जब वह अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि हम सजनी को मार दिए तो उसका गर्लफ्रेंड साफ इनकार कर देती है कि हमें कातिल के पास नहीं रहना है। उसके बाद तरुण अपने एक दोस्त के पास चला जाता है और वहाँ रहने लगता है। धीरे धीरे वह अपना आईडी प्रूफ चेंज करता है प्रवीण के नाम से और एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसे जॉब मिल जाता है। करीबन 12 लाख सलीना इसका सैलरी था। पुलिस सारा कहानी सुनने के बाद चार्जशीट तैयार करती है और तरुण को सलाखों के पीछे भेज देती है। अब यह मामला कोर्ट में जाएगा। अब जज साहब इसका क्या सज़ा देते हैं। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।